हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वॉरियर। माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। आज हम फिजिक्स में क्लास 9 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फोर्स का चैप्टर देख लिया है। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक फोर्स नेसेसरी होती है। अगर फोर्स नहीं लगेगी तो कोई भी बॉडी मूव नहीं करेगी। वो फोर्स किसी भी प्रकार से लग सकती है। अगर फोर्स लग रही है तभी वो बॉडी मूव करेगी। जैसे ये है मार्कर है, अगर मैंने इसे छोड़ा यहाँ से तो ये नीचे गिर जा रही है। ये नीचे गिर रही है। ये नीचे क्यों गिर रही है? ये मूव कर रही है। अगर मैं यहाँ पे छोड़ता, अगर यहीं पे, अगर ये छोड़ने के बाद भी ये यहीं पे रह जाती तो क्या होता है? इस पर कोई फोर्स नहीं लगती। लेकिन ये हमारे छोड़ने के बाद ये नीचे जा रही है, ये गिर रही है। इसकी वजह से इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, इसकी वजह से ये नीचे गिर रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है उसके ऊपर फोर्स लग रही है। जैसे कि आपने स्टोन फेंका ऊपर, स्टोन नीचे आ रहा है। जो पत्थर है आपने कहीं से छोड़ा, वो अगर वो नीचे आ रहा है तो वो गिर रहा है पृथ्वी की तरफ। अगर आप एक बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं, सपोज करिए आपने ये मार्कर या आपके हाथ में पत्थर है और आपने वहाँ से उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो क्या करता है? वो अर्थ की तरफ, जो ग्राउंड है, आपका सरफेस है, वहाँ पे नीचे की तरफ गिरता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? जो स्टोन है उस पर कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रही है। तो वही जो फोर्स वर्क कर रही है उसी को कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन भी एक फोर्स है जो कि हमारे अर्थ या किसी भी, अगर हम अर्थ पे हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशन की बात करेंगे, अगर किसी और प्लेनेट पे हैं तो उसकी ग्रेविटेशन की बात करेंगे। मतलब हर यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर मैं भी हूँ तो मेरे पास भी कुछ ग्रेविटी है, मेरे पास भी कुछ ग्रेविटेशन फोर्स है, आपके पास भी ग्रेविटेशन फोर्स है। तो वही वहाँ पर लिखें ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स with which the earth pulls or attract any object and the force with the earth pulls or attract any object towards its वो अपनी तरफ खींचता है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या जिसे आप कहते हैं ग्रेविटी। आप ग्रेविटी का भी नाम सुने होंगे। ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की सरफेस की तरफ। जैसे कि मैंने आपको स्टोन का एग्जांपल दिया। अगर स्टोन, आप किसी बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं, सपोज करिए यहाँ पे आप बिल्डिंग पे खड़े हैं और आपके हाथ में एक स्टोन है, और जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे, जैसे ही आप इसे लीव करेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, तो ये क्या करेगा? ये अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएगा और यह टाइम आएगा जब यहाँ पे ये सरफेस को टच कर देगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रही है। तो यही जो फोर्स लग रही है अर्थ के द्वारा इस स्टोन पे, उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब ये अर्थ के द्वारा लग रही है तो ये ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ हो गई। अगर यहीं पे हम सपोज करते हैं कि ये मून पे लग रहा होता, अगर मून पे कोई ऐसे पत्थर फेंक रहा है तो वहाँ पे जो फोर्स लगती है उसे हम लिखते ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून। मतलब ये किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे वो उसके रेस्पेक्ट में ये बात होगी। मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया, फॉर एग्जांपल मेरे पास भी ग्रेविटी है तो इसी ऑब्जेक्ट के पास भी ग्रेविटेशन फोर्स होगी, इसके पास भी ग्रेविटेशन होगी। तो आप कहेंगे कि आप मुझे, तो मैं जब इसे छोड़ रहा हूँ तो इसको मेरी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, जब हम इसका फार्मूला देखेंगे वहाँ पे
अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी समझिए कि जितना क्योंकि मेरी मास बहुत कम है, जितना मास कम रहेगा उतनी ये फोर्स वीक होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो जब मैं इसे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ गिर रही है, क्योंकि जो अर्थ की फोर्स है वो मेरे फोर्स से बहुत ज़्यादा है। जब मेरी फोर्स से बहुत ज़्यादा है तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है। तो जो भी आपने यहाँ पे देखा कि जो कोई भी फोर्स लग रही है, जो फोर्स लग रही है जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट उस बॉडी, जैसे कि अर्थ है यहाँ पे या कोई प्लैनेट है, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा लिखा गया है कि जो न्यूटन थे किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब के पेड़ के नीचे। वो जो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वहाँ पे जब ये बैठे थे तो इनके ऊपर एक सेब आके गिरा। इस तरह से इनके ऊपर गिरा। तो ये यहीं से माना जाता है कि इन्होंने बताया कि जो एक अर्थ के पास एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती है। इसी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ फेल डाउन करता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और कोई भी जो मैं आपको डिफिनेशन लिखाता हूँ, अगर आपको हो सकता है याद ना हो, एक बार में हो, तो इसे आप याद करिए। उसके बाद दो तीन बार लिखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि जो ग्रेविटेशन का उन्होंने न्यूटन ने दिया था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, वो क्या करता है, वो जो उस पर फोर्स लग रही है वो प्रोडक्ट ऑफ मास के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को लिखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ये नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपसे कोई पूछे ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन क्या है? द ग्रेविटेशन इज अ फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वही जैसे यहाँ पे हमने अर्थ की बात की थी, तो अर्थ के केस में ये जो फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये न्यूटन ने दिया है। इट वॉज गिवन बाय न्यूटन, इट वॉज गिवन बाय न्यूटन, इसे न्यूटन ने दिया था। इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि ये यूनिवर्सल लॉ है, तो ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा था एवरी यूनिवर्स, हर जो जितने भी यूनिवर्स यहाँ पे हैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में जो फोर्स लगने वाली फोर्स है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच में। तो यही देखते हैं, इसको लिखते हैं। every body in the universe, attracts everybody in the universe attracts every other bodies body with a force
which is directly proportional which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करिए ये कैप है और ये है मार्कर, ये दोनों, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, तो ये जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के मास का जो प्रोडक्ट होगा उसके, और जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल एक कोई बॉल यहाँ पे है m1 मास की और एक बॉल है m2 मास की, और इनके सेंटर से जो दूरी है वो है r, इस तरह से। तो ये कह रहा है जो इनके बीच में फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, तो ये जो फोर्स लगेगी ये क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2 के इक्वल होगी, एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर से ही हम डिस्टेंस लेंगे। आप कहेंगे ये हम डिस्टेंस ले लें यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो ये डिस्टेंस नहीं होगी, जो डिस्टेंस होगी वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ही यहाँ पे हम लेंगे। तो आप ये इस फार्मूले को इसको इतना भी आप याद रखेंगे तो डिफिनेशन आराम से लिख लेंगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या लिख सकते हैं F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ से जब अगर आपको सिर्फ इतना याद रहेगा तो आप लिख लेंगे, जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो आप यहाँ से लिख लेंगे यूनिवर्स, एवरी बॉडी, ये दो बॉडी है तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विथ अ फोर्स, एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडी को। तो जो इनके बीच में फोर्स है, देन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम या बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अगर आपको ये फार्मूला ये याद है तो आप इसको आराम से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये जैसे डिफिनेशन मुझे याद थी, आप भी इस डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता आप याद करिए, इसे 2-3 बार लिखिए। अगर आप लिखते हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसी को हम डिराइव करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि जो फोर्स है इसकी क्या वैल्यू आती है। ग्रेविटेशन फोर्स है वो किसके इक्वल होता है। जो यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स को Fg से डिनोट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, तो इसी को अब हम डिराइव करेंगे कि क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे कोई प्लैनेट दिया है, कोई 2 प्लैनेट है तो उनके बीच में कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। जो सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो ये जो घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनके ऊपर कोई फोर्स लग रही है जो कि फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, इसकी वजह से ही ये सन के चारों तरफ घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें हम किस फार्मूले से निकालेंगे वो सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको। आप आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक।
उससे पहले डेरिवेशन से पहले आप लिख लीजिएगा कि जो ग्रेविटेशन होती है, ग्रेविटेशन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, मतलब अगर कांटेक्ट में भी नहीं है तब भी फोर्स लग रही है। जैसे अर्थ है और मून के बीच में जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो तो दोनों कांटेक्ट में नहीं है तब भी लग रही है। और जैसे स्टोन को आपने ड्रॉप किया था अर्थ सरफेस की तरफ, तो ये इस पर जो फोर्स लग रही थी तब भी अब इसके अर्थ के कांटेक्ट में तो था नहीं, ये तो एयर में था। तो जब ये एयर में था जब ऐसे यहाँ पे फोर्स लगती है तो उसी को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। आपको पता है कि ये ऐसी फोर्स है, क्या करती है, जो कभी भी किसी को रिवॉल्व नहीं कर रही। जैसे आपने स्टोन को छोड़ा अर्थ की तरफ तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। कभी भी आप देखेंगे अगर मैं इसे छोड़ रहा हूँ तो ये भी नीचे जाएगी। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ तो वो क्या करेगी, वो अगर मैं मून पे भी जाके छोड़ूंगा तो अगर उसके पास ग्रेविटेशन की जितनी वैल्यू है उसकी अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, उसमें रिपल्सिव नेचर नहीं होता है। मतलब वो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। तो अब हम जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था न्यूटन ने दिया, अब वहाँ से हम जो उन्होंने फार्मूला दिया है उस फार्मूले की तरफ डिराइव करते हैं कि वो फार्मूला किस तरह से आएगा। तो आप जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है, हमें तो जो ग्रेविटेशन फोर्स मिलेगी वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही मिलेगी। तो लेट से इसे हम ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। इसका मास है m1, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और जो ये है इनका सेंटर है, ये सेंटर है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी वो r के इक्वल है। और देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, एक इसके द्वारा इस पर एक फोर्स लग रही है इधर की तरफ, और इस पर भी एक फोर्स लग रही होगी, दोनों पे फोर्स लग रही है। अब फोर्स किसके इक्वल होगी, अब देखते हैं फोर्स किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सपोज जो आपने डायग्राम में बनाया है बस उसी को लिखना है। सपोज टू बॉडीज A and B of mass m1 and m2 respectively कि दो बॉडीज़ हैं ए और बी है, और सपोज करिए कि जिसका ए का मास है m1 और बी का मान m2 है रेस्पेक्टिवली। मीन्स जिसने हमने पहले ए लिखा है तो ए के मान मास m1 होगा और जो बी का है वो m2 होगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम between their center is r। and the distance between their center is r from each other। एक दूसरे से जो उनकी दूरी है सेंटर के बीच में वो क्या है, r के इक्वल है, from each other। let the force of attraction between इसको इस साइड लिख दे रहा हूँ, between
between two bodies DF। हमने मान लिया कि दो बॉडी है, उनका मास है m1 एंड m2 और उनके बीच की जो डिस्टेंस है r है सेंटर से, और जो उनके बीच में वो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो है F के इक्वल फोर्स लग रही है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है उसके द्वारा हमें पता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने कहा कि जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया, जो फोर्स लग रही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स एफ अगर इंक्रीज कर रहा है, एम अगर इंक्रीज कर रहा है तो एफ भी इंक्रीज करेगा। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, और ये प्रोपोर्शनल की साइन होती है। तो अब देखते हैं हम, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। तो उनके फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इसी को मैथमेटिक ऑपरेशन में लिखते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन मिल गया जिसे हम 1 कर देंगे। एंड सेकेंड वन इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जो दूरी है उसके क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन सेकंड। इसको देखते हैं अभी कि ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे सेंटर की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसे आप सेंटर कर लीजिएगा आराम से, CENTR होगा। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। इसके ऊपर हम इरेज करके लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2। तो कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड अपॉन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको पता है जब भी कोई हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल साइन लगाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो इस केस में हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। तो यह आएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर। ये जो G है यहाँ पे, ये क्या है, वेयर G इज, आप लिखेंगे वेयर G इज ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और जो ये यहाँ पे फोर्स आप देख रहे हैं कि फोर्स जो हमें फोर्स मिली है, एक हमारे पास ये जो रिलेशन मिला है इसे आप याद रखिएगा, F इज इक्वल टू जी m1m2/r² होता है। और यहाँ से आपको पता है ये भी फोर्स है, तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, SI यूनिट जो होगी वो होगी न्यूटन। जो g है ये याद रखेगा, g कभी भी g डज नॉट मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद में कुछ नोट लिख लीजिए, नोट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g डज नॉट डिपेंड। उससे पहले आप इसको जी के बारे में देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखते हैं, जो पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। उससे पहले यहाँ देखते हैं एफ जो है, यहाँ पे ये न्यूटन है और ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक फोर्स है, तो ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम यहाँ से g की पहले SI यूनिट निकालेंगे, तो g को निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो क्या होगा, f इज इसको r² को इधर ले जाएंगे तो r² g m1 m2 हमारे पास आएगा। ये हो गया FR² m1 m2 को इधर कर देंगे तो m1 m2 इज इक्वल टू g। अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, बस साइड चेंज कर देंगे तो आ जाएगा FR² m1 m2। तो इसकी SI यूनिट जो होगी, अब देखिए SI यूनिट, इसकी यहाँ से यूनिट क्या निकल के आएगी, फोर्स की आती है। आप इस तरह से निकालना जान लीजिए कि अगर आपको भूल गई तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फोर्स की होती है न्यूटन, तो आप लिखेंगे न्यूटन, यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन। डिस्टेंस की होती है मीटर और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन प्रोडक्ट का होता है केजी, तो केजी इंटू केजी है, केजी इंटू केजी मीन्स 2 बार केजी है ना, एक बार इस मास का और एक बार इस मास का। तो इस केस में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी का स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद इसका पॉइंट्स देखते हैं कि वो जो 2 पॉइंट हम लिखवाने जा रहे थे वो क्या क्या है। देखते हैं जी के बारे में जो नोट्स, हम 2 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ से 3 पॉइंट लिखेंगे। जी की वैल्यू पहले लिखेंगे, जी की जो वैल्यू आती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं 6 पॉइंट, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मीन्स यूनिवर्स में कहीं भी इसकी वैल्यू जो होगी वो यही होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आपको पता है इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इसकी आ जाएगी यूनिट पर केजी स्क्वायर, इस तरह से। और जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपको पता है कि हर जगह ये क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू है जो कांस्टेंट है। हमने इसका फार्मूला निकाला था जो कि आया था GFR²/m1m2। तो जो g की वैल्यू होती है वो अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो g डज नॉट डिपेंड ऑन द masses on the masses of the bodies of the mass। g डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। आप लिख सकते हैं g डज नॉट डिपेंड और g डज नॉट डिपेंड
does not depend on the product of the masses of the body. No, G does not depend on the product of the masses of the body of bodies. जो दो बॉडीज़ प्रेजेंट हैं उसमें M1 M2 उनके मास के प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, या तो आप लिख सकते हैं जो कि जी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब जी एज इट इज़ रहेगा, उसकी मास की वैल्यू चाहे घटे चाहे बढ़े, जी की जो वैल्यू है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी तरह, जी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और इसी तरह जो जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है मास और डिस्टेंस के। अगर हम मास चेंज कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि हम मास चेंज करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, तो आपका आंसर रहेगा हमेशा नो, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं करता। जब डिपेंड नहीं करता तो आप उसको घटाएं चाहे बढ़ाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये जैसे कैप है और ये मार्कर है, इन दोनों के ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक क्यों नहीं जाते, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे हमने अभी फोर्स का फार्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। हम थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए बस यहाँ पे इसका मास एक ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं 1 kg, सपोज करो इसका भी 1 kg और इसका भी 1 kg है, दोनों का सपोज करिए कि 1 kg है दोनों का। और जो R की डिस्टेंस हमने 1 मीटर ली है, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। हमारे पास जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हमारे पास मास की वैल्यू है 1 इंटू 1 बाई जो आर होगा वो मीटर में ही होगा, तो 1 का स्क्वायर। जब इसका आप मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे तो ये 1 और 1 से डिवाइड कोई भी वैल्यू करेंगे तो वही आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। आप देख रहे हैं कि ये जो 10⁻11 है ये कितनी इसको छोटी यूनिट बता रहा है, ये कितनी छोटी वैल्यू है। इतनी छोटी वैल्यू होने की वजह से ये फोर्स हमें पता नहीं चलती है। जब इतनी छोटी वैल्यू है, इसी केस में जैसे हमने छोड़ा, मैंने आपको बताया मैं इसे छोड़ रहा हूँ तो ये अर्थ की तरफ गिर रहा है, मेरी तरफ नहीं आ रहा है, इसी कारण क्योंकि मेरा मास कम है और जो अर्थ का मास है ज़्यादा है। और जो अर्थ के सपोज करिए ये अर्थ है और ये जो मार्कर है, इनके जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आप कहेंगे ज़्यादा होगी तो जो आर अगर ज़्यादा है तो ये तो कम होना चाहिए, लेकिन इस केस में जो मास है इसका ये तो बहुत ज़्यादा है ना, मच ग्रेटर है। इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट हो जाता है इसका ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से उस केस में फोर्स ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी तरफ ना आके वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अगले लेक्चर में बात करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। अगर 1 kg का बॉल है अर्थ के ग्राउंड पे है पड़ा हुआ, तो उस समय जो ग्रेविटेशन होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या, उसका क्या वैल्यू होगा वही हमें फाइंड करना है। और मास में अर्थ दिया है 6 × 10⁻24 kg, रेडियस दी है 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर, एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है वो 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² दिया है। आपको ये वैल्यू जी की याद हो जाएगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप आपको वैल्यू याद हो जाएगी। आप कहेंगे हमने 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² पढ़ा है कि इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जी की वैल्यू ये क्यों दी है, इसलिए दिया रहता है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। इसलिए अगर मेंशन है कि 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² लीजिए,
तब आप ये वैल्यू लेंगे, नहीं तो अगर नहीं मेंशन है तब आप वैल्यू को ये वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम मास ऑफ अर्थ को एमई से डिनोट करेंगे, जो कि है 6 × 10⁻24 kg। और जो मास ऑफ बॉल है उसे हम स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, जिसकी है 1 kg के इक्वल। और रेडियस है RE, जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। अब इसको हम चेंज कर देंगे, ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4 × 10⁻3, और फिर 1000 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहाँ पे 10⁻3 मीन्स 1000, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6.4 × 10⁻3 मीटर। और ये आपको पता है कि जब बेस सेम हो और पावर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर हमारे पास रेडियस आ गई। अब आप कहेंगे यही हमारे पास रेडियस जो डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, आप कहेंगे कि बॉल है इस पे अर्थ पे, तो हम बॉल की भी तो कुछ यहाँ अर्थ से सेंटर पे कुछ तो डिस्टेंस होगी, लेकिन वो आप सपोज करिए वो कितना होगी, कुछ सेंटीमीटर होगी, और वो कुछ सेंटीमीटर इसमें कुछ सेंटीमीटर इसमें क्या करेगा, वो नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, मतलब उस वैल्यू को नेगलेक्ट करने पे जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें फ़र्क नहीं आता है। इसलिए हम यही मान लेते हैं कि जो यहाँ से इसकी जो रेडियस है वही दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप फार्मूला लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू G/m/r⁻²। तो G की वैल्यू है 6.7 × 10⁻−11, m की वैल्यू है 6 × 10⁻24 kg, और जो मास है स्मॉल m की वो 1 है, और हमारे पास रेडियस की है 6.4 × 10⁻6²। ये आएगा 6.7 × 10⁻−11 × 6 × 10⁻24, ये इंटू 1, 6.4 × 6.4। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 6.4 × 6.4, इसका स्क्वायर है, इंटू 10⁻6 × 10⁻6, ये हो गया। आपको पता है अगर बेस सेम है, पहले हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.7 इंटू, अगर देखिए यहाँ पे बेस सब सेम है, इंटू 6 लिख देते हैं, इस 6 को इधर लाते हैं, और जो बेस सेम है 10, तो क्या है -11, बेस क्या हो, जो पावर है ऐड हो जाएगी 24, और ये ऊपर जाएगा। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 10⁻, अगर 6 इस तरह से लिखा हुआ है, जब इसको हम 10⁻⁻6 इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये जब ऊपर जाएगी तो -6 हो जाएगी, तो ये -6 और ये भी -6, और यहाँ पे है 6.4 × 6.4। तो यहाँ से देखिए 6 6 12 -12 -11 इज इक्वल टू -23, 10 -23 प्लस 26.7 × 6 इंटू 10⁻−23 प्लस 24, ये इस तरह से अपान में 6.4 × 6.4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 6.7 × 6, और 24 -23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 पावर 1 आ जाएगी, उसको हम 1 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, इंटू 10 अपान में 6.4 × 6.4। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.8 न्यूटन के, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 न्यूटन के इक्वल आएगी ये वो है वैल्यू। तो आप इसे यहाँ से इसको बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और इसे डिवाइड करना है, तो आप यहाँ से सॉल्व करिएगा और वैल्यू आएगी 9.8 न्यूटन। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक पॉइंट रह गई थी उसको देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मिलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। एक था हमने जैसे पढ़ा था, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा
जो ये सेंटर है, लाइनिंग जो सेंटर को ज्वाइन कर रही है लाइन, उसके अलॉन्ग ही होगी। तो ये जो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज ऑन द लाइन joining the center। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।